गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सीटेट 2025 के लिए। आज हम लोग सीडीपी का कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बाल विकास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? दूसरा ऑप्शन है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तीसरा ऑप्शन है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? चौथा ऑप्शन है, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? चलिए अगला प्रश्न संख्या 2 है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। चौथा ऑप्शन है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3 है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथकीकरण व वर्गीकरण करना। तीसरा ऑप्शन है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। चौथा ऑप्शन, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। चलिए अगला प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन में ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत है। चौथा ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? ए, समझ की अग्रवर्ती गहनता। बी, सीखने की तेज गति। सी, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। डी, शारीरिक विकास की तेज गति। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी और सी पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तीसरा ऑप्शन बी, सी और डी, चौथा ऑप्शन ए और बी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है, सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन, बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का
विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है श्रवण बाधित हमेशा कौन की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न है समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। पहला ऑप्शन है संवर्धन, गतिवर्धन, दूसरा ऑप्शन है संशोधन समायोजन, तीसरा ऑप्शन है गतिवर्धन संवर्धन, चौथा ऑप्शन है समायोजन संशोधन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संशोधन समायोजन। चलिए अगला प्रश्न है 8 संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन है ज्ञान व्यक्तिपरक, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, तीसरा ऑप्शन प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता, चौथा ऑप्शन ज्ञान बहुलवादी और बहुविध। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 9 है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, तीसरा ऑप्शन है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। चलिए अगला प्रश्न है 10 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न 11 है महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। चौथा ऑप्शन है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन उच्च लक्ष्य ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 है भाई बहन के रिश्तों। पहला ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में
तो वह पूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा ऑप्शन है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। कारण है विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतः क्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। पहला ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। चौथा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी पर निर्भर है। दूसरा ऑप्शन भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। तीसरा ऑप्शन विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। चौथा ऑप्शन भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है उन्हें कई वर्षों के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा ऑप्शन उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तीसरा ऑप्शन है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। चौथा ऑप्शन प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला प्रश्न 16 है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है जिन्हें मानक निर्देश पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। तीसरा ऑप्शन ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसरण शामिल है। पहला यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा नंबर राइट ऑप्शन है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न 17 है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। पहला ऑप्शन है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा ऑप्शन उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तीसरा ऑप्शन उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करने। चौथा ऑप्शन है उसे उत्तर प्रदान करके। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न संख्या 18 है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है सजा और शर्मिंदगी के डर पर। दूसरा ऑप्शन है सहकारी अधिगम। तीसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा लोकाचार।
चौथा ऑप्शन अनुबंधन और पुनर्बलन, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सहकारी अधिगम। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, पहला ऑप्शन है प्रकृति में असतत है, दूसरा ऑप्शन आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, तीसरा ऑप्शन है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, चौथा ऑप्शन सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। साथियों मैं टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहा हूँ, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो और ज़्यादा आपका क्वेश्चन पर कमांड बने, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हमारा वीडियो लाइक करें और हमारा वीडियो को प्रमोट करें, ताकि और अच्छा वीडियो हम आपके बीच लाते रहें और आपका रिजल्ट सीटेट में 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट हो, ऐसा हम आशा करते हैं। और हमारा वीडियो लाइक और शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों, 20 नंबर प्रश्न है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। पहला ऑप्शन है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, दूसरा ऑप्शन है उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, चौथा ऑप्शन बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए मित्रों हमारा यह 20 प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मित्रों धन्यवाद।